नमस्कार दोस्तों, आज जेल प्रहरी और एमपीएसआई से का जो टेस्ट पेपर था उसका 8वां टेस्ट पेपर है। और आज थोड़ा सा चेंजेस भी हम करने वाले थे। शुरू में जो मैंने चेंजेस किए हैं वो ज़्यादा डीप लेवल का मैं नहीं बनाया हूँ। थोड़ा सा चूँकि अचानक से मैंने चेंज किया, संज्ञा से अव्यय तक वाला जो पोर्शन था उसको थोड़ा डाला है, तो अचानक से ज़्यादा डीप में मैं डालने की कोशिश नहीं किया हूँ। लेकिन नेक्स्ट पेपर में जो होगा अगला, अब वो डीप पेपर में अब हम जाने वाले हैं। तो पहला पेपर था तो थोड़ा सा अब आप जो है 3 दिन का जो टाइम मिल रहा है इस पे संज्ञा से अव्यय तक में बहुत अच्छे से कमांड बना लीजिएगा, क्योंकि बार बार हमको नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ना है बस और ख़त्म कीजिए। अब बहुत हो गया रिवीजन इसका, हमेशा आदमी थोड़ी रिवीजन करना है, और सब्जेक्ट भी अपने पास हैं तो हम ध्यान रखेंगे। और हिंदी को जेल प्रहरी के कॉन्टेक्स्ट में उतना ही टाइम देना है जितनी ज़रूरत है। सब इंस्पेक्टर में हिंदी को बहुत टाइम देना है, लेकिन जेल प्रहरी के कॉन्टेक्स्ट में इसको पर डे 1 या 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। या हम कह रहे हैं 1 ही घंटे आप दो तो भी सफिशियंट है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जो आपका मेन उसमें डिसाइडिंग होने वाला है जेल प्रहरी में वो साइंस होने वाला है। साइंस का पेपर क्वेश्चन तब बना सकता है, मैथमेटिक्स डिसाइड करेगा, मेन डिसाइड करेगा, इंग्लिश डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको 15-16 में भी अटका देंगे। लेकिन हिंदी आप फिर भी 17, 18, 19 तक आप ले जाओगे, तो उधर भी आपका ध्यान होना चाहिए बराबर। शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो ध्यान दीजिए, पहला जो प्रश्न है वो लिखा है सूर्योदय। अच्छा, कोई शब्द एक एक मूल शब्द जो होता है, इसमें सूर्योदय जो शब्द है वो 2 शब्द से मिलके बना है। तो जब ये 2 शब्द से मिलके बना है तो ये संज्ञा भी हो सकता है, पहला वाला शब्द हो सकता है संज्ञा हो, दूसरा वाला संज्ञा हो सकता है क्रिया हो, सन राइज। तो हम क्या क्या नोटिस क्या कर रहे हैं इस पे, जब कभी ऐसे शब्द आपको मिले जो 2 शब्दों से मिलके बने हों, तो जब ऐसे शब्द कोई रहेगा तो आमतौर पे वो कभी भी एक संज्ञा या सिर्फ क्रिया ऐसे नहीं होते हैं। जैसे इसमें सूर्य उदय है तो सूर्य संज्ञा बन जाएगा, लेकिन उदय तो क्रिया है ना। तो अब इसको आप पक्का नहीं बोल सकते कि ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसमें संज्ञा भी मिला हुआ है और क्रिया भी मिला हुआ है। तो हम ध्यान रखेंगे ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिल के बने हो वो न तो पूरी तरह संज्ञा हो सकते, न तो क्रिया हो सकते, न तो क्रिया विशेषण हो सकते, जो अलग अलग शब्दों से मिलके बने हैं। और दूसरी बात, क्रिया विशेषण वे शब्द होंगे जो क्रिया के साथ अगर हम उनको चिपकाएं तो वो सेट बैठ जाएं। क्योंकि विशेषण के साथ क्या बात होती है, विशेषण वे शब्द होते हैं कि वो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। साफ साफ बात है कि तो विशेषण जो होगा वो संज्ञा के साथ सेट बैठेगा, और क्रिया विशेषण जो होगा वो क्रिया के साथ सेट बैठेगा। तो जो 4 शब्द हैं इसमें हम देखते हैं, नीला, तो नीला कमल, नीला फूल, नीला कपड़ा, तो नीला एक संज्ञा के साथ सेट बैठ रहा है, इसलिए ये विशेषण हो जाएगा। विगत मतलब पिछले समय की बात है, ये विगत आगत जो हमने पढ़ाया था अव्यय में, तो अव्यय में आप वहां देखेंगे, जब हम पढ़ाएंगे काल बोधक अव्यय जब पढ़ाया था मैंने, तो वहां आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या किसी क्रिया के साथ सेट बैठ रहा है, हाँ, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे दौड़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, तो क्रिया के साथ ये सेट बैठ रहा है। ध्यान रखेंगे क्रिया विशेषण भी एक अव्यय ही है, ठीक। क्रिया विशेषण के जितने पार्ट हैं उनको आपको अच्छे से देखना है। अगर आप सोचते हैं कि जैसे सर विगत भी तो अव्यय है और क्रिया विशेषण का धीरे धीरे भी अव्यय है, तो एक काम कीजिए, आप विगत को किसी क्रिया के साथ सेट कीजिए, वो सेट नहीं बैठेगा। जैसे विगत दिनों, तो वो क्रिया, दिन क्रिया थोड़ी है, दिन तो संज्ञा है। तो इस तरह से आप शब्दों को एनालिसिस करेंगे, और एक बार अपना नोट्स पलटाइएगा, जितना भी हमने पढ़ाया है ना संज्ञा से अव्यय तक का, आप उसका बिल्कुल डीप से डीप एक बार देख लेंगे। निम्नलिखित का शब्दों का विषम संयोजन कौन है, मैं क्या करूंगा जल्दी जल्दी से इसको बताता चलूंगा। आपका काम थोड़ा सा, आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, उसमें जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा, आप थोड़ा सा और डिटेल पे नेट वगैरह में सर्च किया कीजिए। विषम शब्दों का संयोजन करना है, इसमें कौन सा संयोजन विषम है, तो रस्सी तद्भव है, हाँ, रज्जु तत्सम होता है इसका। सरकारी विषम संयोजन, आप फारसी शब्द है बिल्कुल, ये शब्द मैंने लिखवाया भी है, आप फारसी वाला नोट्स खोलना, शब्द को एक कहानी के माध्यम से जो हमने बताया था। लीची तो चाइनीज होना चाहिए, इसमें तुर्की लिखा हुआ है,
पुरोहित तत्सम है, ये एकदम सही है, यानी आपको उत्तर मिल गया। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग होता है? देखिए जल्दी से मैं अगर बता दूं तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, माने काम करने वाले की इंपॉर्टेंस होती है उसमें। जैसे मान लीजिए लिखा है सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाया, तो यहां पे सचिन तेंदुलकर इंपॉर्टेंट आदमी है, तो यहां ये कर्तृवाच्य हो गई। क्यों? कर्ता से शुरुआत हुई है ना वाक्य की, कर्ता से शुरुआत वाक्य की हुई है, और जो वाक्य का बोध है वो सचिन तेंदुलकर को हाईलाइट करना चाह रहा है, सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी लगाई है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैं, ये एक्टिव वॉइस भी ऐसा ही होता है। अगर दूसरी बात मैं इसी को दूसरे तरीके से कहूं, शतक सचिन तेंदुलकर द्वारा लगाया गया बाई तेंदुलकर, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो जो पैसिव वॉइस होता है वो कर्मवाच्य होता है। यहां पे शतक इंपॉर्टेंट है, न कि व्यक्ति। तीसरा, अब जो भाववाच्य होता है ना, वो इनेबिलिटी या डिसेबिलिटी का बोध कराता है, मतलब योग्यता या अयोग्यता। काम, मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, काम किया जा रहा है, काम नहीं किया जा रहा है, उससे फल नहीं खाए गए, उससे फल खाए गए, उससे यह काम किया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे रुका नहीं जाता, उससे ढोया नहीं जाता। तो ये इनेबिलिटी और डिसेबिलिटी जो है ना, डिसेबिलिटी मतलब अयोग्यता, काम नहीं किया जाता, ऐसा, मुझसे चला नहीं जाता, आमतौर पे ऐसे वाक्य रहते हैं। तो भाववाच्य का यहाँ प्रयोग हो जाएगा। देखिए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ऐसे हैं, ऐसा टॉपिक है कि आपका 1 नंबर ये बड़ी आसानी से दे भी देगा और लेके भी चला जाएगा, अगर इसका डीप क्वेश्चन बना तो अगले टेस्ट पेपर के लिए भी आप तैयार रहेंगे। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अब आपका एक काम ये है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ये शब्द है अप धन जा। अब्ज का मतलब होता है अप धन जा। मैं इतनी हिंट दूंगा आपको, अब आपका काम है। अप का मतलब होता है पानी, और ज का मतलब होता है में जन्म लेने वाला। अब इन 3 में से अगर आपको एक भी पता है, शंख, ये पानी में जन्म लेता है, तो अब्ज हो गया शंख। अब आपको ये चेक करना है कपूर और चंद्रमा अब्ज कैसे हुए। जैसे मान लीजिए, चलो चंद्रमा शंकर जी की जटा में है, उनके बगल में गंगा है, ऐसी कुछ बात, या ऐसा सोचो कि समुद्र मंथन के दौरान चंद्रमा का जन्म हुआ, ऐसी कुछ बात। या अब आपको, मुझे नहीं पता, ये आप पे है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया हूं आपको वहां से उत्तर मिल जाएगा। ठीक, कि समुद्र मंथन के दौरान इनका जन्म हुआ था क्या, इसलिए ये जन्म अब्ज कहलाए हैं क्या, पानी में जन्म लिए थे क्या। अब मैं हिंट क्या, मैं तो उत्तर ही बताए दे रहा हूं, आपका काम है आप ढूंढना इसको। विशेषण की विशेषता बतलाने वाला क्या कहलाता है? देखिए विशेषण होता क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक, यानी नाम की विशेषता बतलाने वाले, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कहलाने वाले विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जब विशेषण खुद ही अपनी विशेषता बतलाए, खुद अपनी विशेषता, राम बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा, दोनों ही एक परिमाणवाचक है ना, तो बहुत अच्छा जब खुद अपनी विशेषता बतलाए तब वह हो जाएगा प्रविशेषण। और जब क्रिया की विशेषता बतलाए तो वो क्रिया विशेषण होता है, अभी हमने पढ़ा है। तो प्रविशेषण क्या होता है, जब विशेषण खुद अपनी विशेषता बतलाए तो वो प्रविशेषण कहलाएगा। और विशेषण क्या कहलाएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। अंत्यज, देखिए अंत्य का मतलब होता है निम्न वर्ग, आपने अंत्योदय योजना सुना है ना, अंत्य का मतलब होता है निम्न वर्ग, और निम्न वर्ग में अंत्य धन ज्या, तो हो जाएगा अंत्यज। बनेगा क्या, जो निम्न वर्ग में जन्म लिया हो। आमतौर पे किसी किसी किताब में अछूत लिखा होगा वहां पे ये वाला शब्द, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन आपको मिलेगा इसका जो सही होना चाहिए वो सिर्फ निम्न बस होगा, ध्यान रखेंगे। अंत्यज का मतलब जो निम्न वर्ग का हो। अछूत किसी किसी बुक में था, इस वजह से इसको डाला गया है। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के
धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो, ये परिभाषा है भाववाचक संज्ञा की, नोट डाउन कर लीजिए। क्या क्या 3 बातें बताया, धर्म गुण अवस्था की का ज्ञान हो, वहां होता है उसको भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। बचपन, शैशव, देवत्र, मित्रता, अहंकार, एक बात जिसमें त्वा लगा हो, आपने पढ़ा है, मैंने बताया था ये बात भाववाचक संज्ञा में। और ये भाववाचक संज्ञा होते क्या हैं, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अपने मन में महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा है। जैसे प्रेम, घृणा, नफरत, मैं बैठा हूं चुपचाप, मेरे मन में किसके प्रति प्रेम है, किसके प्रति नफरत है, किसके प्रति घृणा है, किसके प्रति आदर है, किसके प्रति वो भाव है, तो वो सिर्फ मैं जान सकता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं, मैं कैसा फील कर रहा हूं, रोगी स्वस्थ कैसा फील कर रहा हूं। तो इस तरह की जो बात है मन में जो है, ईर्ष्या कर रहा हूं क्या किसी से, तो अपने मन में जो जिसको हम न देख सकते हैं, सबसे बड़ी परिभाषा है जिसको हम छू नहीं सकते, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये एक्चुअल में किसी किसी किताब में इसका जो सही होना चाहिए वो होता है बचपना, शैशव, देवत्व, मित्रता, ये भाव हैं, ये अपने मन में शत्रुता भाव, ठीक, तो ये भाव हैं, इसलिए ये बन जाएंगे। और ध्यान रखेंगे अपनापन, ये स्वत्व जो है अपनापन है, तो ये ध्यान रखेंगे एक बात, भाववाचक संज्ञाएं मन में जो फीलिंग्स होती है ना, फीलिंग्स ही भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, गणित तो एक विषय है, नाम है सब्जेक्ट का, विषय का, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया भाई, सब्जेक्ट जो है, विषय जो है वो जातिवाचक था, तो गणित यहाँ पे व्यक्तिवाचक में आ गया। अगर मैं कहूं आपसे क्या आप गणित को जातिवाचक के रूप में बना सकते हो, तो हाँ बना सकते हैं। गणित में अलजेब्रा का पोर्शन ज्यादा कठिन है, तो अब वो गणित वहां जातिवाचक हो गई और ये अलजेब्रा जो हो गया वो व्यक्तिवाचक हो गया। कक्षा, ये कक्षा, टीम, वर्ग, ये सब समूहवाचक हैं, हमने पढ़ा है। बड़ाई, तो बड़ाई जो है, बड़ा एक विशेषण है, बड़ाई भाववाचक संज्ञा है, हमने बताया है भी जो फीलिंग वाली बात। ईमानदारी एक अपनी क्वालिटी वाली बात। देखिए ईमानदारी भाववाचक संज्ञा और ईमानदार विशेषण, क्यों सेट बैठ रहा है ना, ईमानदार आदमी, लेकिन ईमानदारी आदमी सेट नहीं बैठ रहा है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस शब्द को अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से याद कर लो। हार गया मैं अपने जीवन से, हार गया मैं, हार गई, तो अब देखना हार ऐसा शब्द है, हार जीत तो लगी ही रहती है, एक क्रिया उधर स्त्रीलिंग आई और दूसरा पुल्लिंग, देखिए हार गया, ठीक, तो ध्यान रखेंगे इस शब्द को। धार निकल गई, तार मिल गया, वार उसने उस पर वार किया, तो ये है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होता है। अच्छे से इस शब्द को नोट डाउन कर लेना। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। स्थापना जैसे आप पढ़ते हो ना, दिमाग में आता है हुई, हुआ नहीं, स्थापना हुई। क्या करना है आपको, अच्छा हाँ, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी, यही बनाई थी कि उससे एक वाक्य बनाइए। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होता क्या है, जितने इनके नियम नहीं है उनसे ज्यादा उनके अपवाद रहते हैं, इसलिए हम आपसे क्या कह रहे हैं, सबसे सरल तरीका ये होता है कि उसी शब्द से एक वाक्य बनाइए। उस वाक्य बनाने पे होगा क्या कि अगर क्रिया स्त्रीलिंग की बनेगी तो वो शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का होगा। अब जैसे मान लीजिए अपराध घटित हुआ, अब दोनों अगला जो है, जो दोनों है, देश अपना, देश महान, तो देश कहो चाहे स्वदेश कहो बात एक ही है। स्थापना हुई, ठीक, तो ऐसे शब्द आप वाक्य बना के चेक करना। अब मैं चारों शब्दों के अगर ट्रिक बता दिया आपको कि करना क्या है, थोड़ा सा आप एनालिसिस करेंगे तो ही आपसे बनेगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में होता है, प्राण पखेरु उड़ गए। देखिए गया अगर है तो ये एक वचन, गई है तो एक वचन, गए है तो बहुवचन, ठीक। तो देखिए प्राण पखेरु उड़ गए, न कि उड़ गया,
ठीक, तो बहुवचन में हो गया, सीधी सीधी बात। अब आपका क्या काम है, इन तीनों को ये कैसे पता करोगे कि ये एक वचन है। सिंपल, एक वाक्य बनाइए जिसमें क्रिया जो है वो एक वचन में हो, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की और एक वचन बहुवचन की, इसका निराकरण हमको कैसे करना है, एक वाक्य उसी से बनाकर। हमने अपनी क्लास में ये वाक्य बना के सबको बतलाया भी था। अंग, अ और अह को कहा गया है, देखिए आपका दिमाग जाएगा तुरंत अनुनासिक, मैंने जानबूझ के पहले ही दे दिया है, लेकिन आहा डाल दिया है मैंने उसमें। ये है अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब है जिनका योग न तो पूरी तरह स्वर हो न तो पूरी तरह व्यंजन हो। तो आ जो है वो भी उसमें नासिका ले रहा है, न तो पूरी तरह स्वर और न तो व्यंजन, अंग है ही, अहा है ही। तो हमें एक बात और ध्यान रखना है कि अयोगवाह की संख्या 2 ही है। कौन कौन से, अंग और आहा, क्योंकि ये स्वर है। जो आ है ये नासिका का प्रयोग किया गया है, इस वजह से स्वर का अ स्वर का ले रहा है और चंद्र बिंदु वाला जो है वो नासिका का ले रहा है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि अयोगवाह के अंतर्गत उसको भी शामिल किया जाएगा। अयोगवाह का वर्णमाला में जो स्थान है वो कहाँ है, तो जब हम स्वर पढ़ते हैं छोटा अ से लेके ए ऐ उ औ, उसके बाद आता है अंग, आहा और फिर शुरुआत होती है व्यंजन की। तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा वो होगा स्वर के ठीक बाद और व्यंजन के ठीक पहले। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें से इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये वाला, उसमें एकदम क्लियर पता चल पा रहा है। अशुद्ध शब्द को छांटना है इसमें, ये 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे जो टाइपिंग थोड़ा सा एरर हो गई थी, तो इसको आप ऐसा समझेंगे, तनुज तनुजा है, पाठक पाठिका है, तमोल तमोलिन, तमोल का मतलब होता है पान बनाने वाला, तमोलिन का मतलब पान बेचने वाली या पान बनाने वाली, ठाकुर ठाकुराइन। यहाँ जो लिखा था वहां लिखना था पाठका, तब ये उत्तर सही हो जाता। तो आप एक काम करना, इसको आप हटा लेना अपना 69 समझ लेना कि क्वेश्चन नंबर 69 का ही पेपर था आज। लेकिन ये समझ लेना कि ये क्वेश्चन जो है एक दूसरे का अशुद्ध शब्द कैसे बनाया गया है। इसका देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जोड़ा दे दिया है और वो जोड़ा एक सही सेट नहीं बैठ रहा है, तो इस वजह से इसको देख लेंगे हम। अशुद्ध शब्द को छांटना है। अब देखिए अशुद्ध शब्द, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, बोल रहा है अशुद्ध शब्द छांटना है, लेकिन है कैसा, बेमेल। क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, बेमेल शब्द को छांटिए, जिसका मेल ना हो। लेकिन क्वेश्चन कैसा बना के दे रहा है कंफ्यूज करने के लिए, अशुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द तो अलग बात होता है ना, उसका अलग मतलब होता है। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी पूछ रहा है तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अशुद्ध शब्द का मतलब वहां पे बेमेल से ही है। चांद चांदनी, गगरा गगरी, देव देवी, बूढ़ा वृद्ध। अब देखिए इसमें जो वर्तनीगत अगर अशुद्धि होती तो ये चांद और चांदनी वर्तनी में अशुद्ध लिखा है, क्योंकि चांद लिखा जाता है ऐसा, ठीक। तो अगर वर्तनी लिखा है, यहां पे देखिए ये वाला जो है, यहां पे अगर 2 टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेने का कारण है समझिएगा, अशुद्ध शब्द को छांटना था यहां पे। तो इसका जो उत्तर बनेगा, लिखा है चांद चांदनी, इसका जो वर्तनी होगा सही, अगर वर्तनीगत आपकी दिमाग कहती है तो आप चांद चांदनी पे टिक मारे हैं तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा, मिल गया इस क्वेश्चन में। बूढ़ा और वृद्ध अगर आपने मारा है तो भी 1 नंबर मिल गया। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे अगर लिखा है यहां पे अशुद्ध शब्द, तो चांद और चांदनी वाला जो है वो, ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन पेपर का उठा के ले आया हूं आपके पास क्वेश्चन पेपर से उठा के लाया हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें जो उत्तर दिया हुआ था वो बूढ़ा और वृद्ध दिया हुआ है। तो मैं क्या आपको बता रहा हूं, अब मुझे आगे की कंडीशन पता नहीं कि ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है, इसका पता नहीं चल पाया मुझको। लेकिन देखिए अशुद्ध शब्द जो है अगर बोला है तो चांद चांदनी वाला अगर आपने टिक मारा है तो बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। यहां इसको पेपर वाले को कैसा देना चाहिए था, बेमेल शब्द को छांटिए, और बेमेल होता बूढ़ा और वृद्ध, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के स्त्रीलिंग है और ये एक इसी का समानार्थी है। तो अगर बेमेल लिखता तब उसका उत्तर होता ये वाला, लेकिन अगर लिखा है अशुद्ध शब्द लिखा है तो इसका उत्तर होना चाहिए ये वाला।
इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन एक सॉल्यूशन के रूप में आपको दिया है। तो दोनों आप अगर आपने ये वाला मारा है तो भी 1 नंबर काउंट कर लीजिए, और ये वाला मारा है तो भी एक नंबर आप काउंट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है युधिष्ठिर की ये कई बार पूछ चुका है, इसको 2-3 बार लिख के प्रयास कर लें। इसका युद्ध में स्थिर रहने वाला इसकी संधि भी आज आप स्थापित करेंगे कि इसकी संधि विच्छेद क्या होगी। ठीक, कैसे था जो है मैं नियम लिखा दिया हूं, आपको बताना है कैसे था जो है ठ में बदलता है, ये आप रूपांतरण आज देखेंगे। सर्ग का मतलब होता है निर्माण करना, रचना करना और सृष्टि करना, तो उपसर्ग में सर्ग का अर्थ तो उक्त सभी है। तत्सम शब्द का चयन करना है, इसमें आश्रय है जो अकार्य वगैरह है, आम्र है, ये सारे हैं, तो मैंने आपको बता दिया है पिछली वाली क्लास में भी। तत्सम शब्द हो आप पूरा रट मारो एकदम। जो धातु या शब्दांश शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। चूंकि शब्द के अंत में लिखा है तो वैसे भी आप क्वेश्चन में त्रुटि नहीं है, अगर आप वैसे इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए मैंने उठा दिया यहाँ पे। अब देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया वो धातु या शब्दांश लिखा था, लेकिन जो पेपर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन था वो था धातु या शब्दांश के अंत में, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या लिखा था, जो धातु शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले तो प्रत्यय ही कहलाते हैं, चाहे शब्द हो, चाहे शब्दांश हो, चाहे धातु हो। कायदे से परिभाषा शब्दांश की ही रहती है, यहाँ धातु से मतलब शब्दांश का ही है। अगला क्वेश्चन है एक वर्तनी शुद्ध है उसी का चयन करना है। ठीक है, न्याय के अधीश, न्याय धन अधीश, यह बन जाएगा बड़ा आ में और बन जाएगा दीर्घ स्वर संधि, न्यायाधीश। आहूत का मतलब बुलाना, अनाहूत का मतलब नहीं बुलाना। अनाहूत में अन यानी न तत्पुरुष समास है, क्योंकि जब भी कभी किसी शब्द के पहले अ या अन लगा रहता है वो न तत्पुरुष होता है। आहूत का विलोम अनाहूत। स्वर संधि के कितने भेद? 5, दीर्घ गुण वृद्धि यण आयादि। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर, ये परिभाषा है अद्भुत रस की, इसका स्थायी भाव है विस्मय। सबका स्थायी भाव रट लेंगे अभी आप। कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग है समूहवाचक, गण है, वर्ग है, प्रेस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस बार बार देता है, ये शब्द मैंने इसीलिए इसमें डाल दिया। हर बार क्वेश्चन में प्रेस बना के दे देता है, और प्रेस से आदमी दिमाग लगा लेता है मीडिया। तो ध्यान रखेंगे, प्रेस ऐसा है, प्रेस का मतलब जहां छपाई वगैरह होती है वो स्थान से, तो ध्यान रखेंगे प्रेस जो है समूहवाचक नहीं है। समूहवाचक प्रत्यय यहां पे लिखा है, ठीक, तो ठीक है, समूहवाचक प्रत्यय लिखा है, समूहवाचक शब्द होना चाहिए। वो थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है और कोई टाइपिंग एरर नहीं है, वो कॉमन सेंस आप लगा लोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी उसके ऐसे हैं। च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, च वर्ग है यानी क च ट त प। च आ रहा है कता मुदाव यानी तालव्य में, मार के निकल गए। निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीत विलोम वाला नहीं है? तो कौन सा विपरीतार्थक नहीं है? अनाथ सनाथ है विपरीतार्थक, आदि अंत ये भी है, अग्रज अनुज ये भी है, अर्ध और अपूर्ण, अर्ध मतलब आधा, तो उसका पूर्ण होना चाहिए। अर्ध का विलोम क्या होना चाहिए? पूर्ण, लेकिन लिखा क्या है? अपूर्ण। समकृति में संधि शब्द होगा। देखिए एक बात जान लीजिए, संस्कृत में ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें किसी प्रकार का नियम काम नहीं करता है। जैसे ये समकृति हो गया, एक विश्वामित्र हो गया, ऐसे 3-4 शब्द हैं, मैं आपको बता दूंगा, इनका कोई स्पेशल रूल नहीं है। ठीक, तो समधन कृति जो है संस्कृत का ही संधि विच्छेद होगा, लेकिन कोई रूल का फॉलो नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि म टूट के आधा स में ये कन्वर्ट हो जाए। बस वही वाला है जो विसर्ग संधि वाला या ऐसा वाला नियम, षटकोण वाला, लेकिन वो विसर्ग में काम करता है। यहाँ हलंत लगा हुआ है तो ध्यान रखेंगे। तो 2-4 शब्द है, एक विश्वामित्र वाला, एक जो विसर्ग संधि में पढ़ाया था मैंने शब्द, एक संस्कृत वाला है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, मनोकामना वाला। 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से होते हैं? 2 शब्दों या वाक्यों को
जोड़ने वाले कंजक्शन होते हैं उनको बोला जाता है समुच्चय बोधक। दानी का विलोम जो बहुत दान करता हो, दानी का मतलब जो कम 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 खर्च करता हो, यानी पैसे दान नहीं करता हो, खर्च नहीं करता हो, कंजूस यानी कृपण। लघिमा का विपरीत लघिमा का महिमा। लघिमा मतलब छोटा, लघु, महिमा मतलब महान, बड़ा, ठीक। लघुत्व का महत्व या लघुत्व का गुरुत्व, दोनों ही सही है। महत्व मतलब महानता सही है, बड़ा सही है, दोनों ऑप्शन में पूछे जाते हैं। तो गुरुत्व लघुत्व हो जाएगा, महिमा लघिमा हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम, प्रत्यक्ष मतलब जो आंख के सामने हो, परोक्ष मतलब जो आंख के सामने न हो यानी आंख के पीछे हो यानी नेपथ्य में हो, तो प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष। मुख का विपरीत, मुख मतलब सामने वाला, पीठ मतलब पीछे वाला, तो मुख का पृष्ठ हो जाएगा। क्षणिक का विलोम, क्षणिक मतलब जो थोड़े समय के लिए है, और शाश्वत मतलब जो हमेशा के लिए है। स्थावर का मतलब होता है जो स्थित रहे, इसका विलोम कई बार पूछा गया है, इसका विलोम होता है जंगम। जंगम का मतलब जो चलनशील हो, चले, और स्थावर का मतलब जो स्थिर हो। काल का अनेकार्थक नहीं है, काल का मतलब मृत्यु होती है, काल का मतलब समय भी होता है, काल का मतलब अवसर होता है, इस काल, तो काल का मतलब इच्छा नहीं होती है। कनक का अर्थ सोना, धतूरा तो होता है। तीसरा जान लेंगे क्या, पलाश। तो अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, पर्व। पूजनीय, पूज में जब अनीय प्रत्यय लगाया है, वो पूजनीय ज वाला है, तो हट के पूरा ज बन जाएगा, बनेगा ये तीसरा। ये बर्तनी आप एकदम रट्टा मार लो, ये कई बार पूछी है, और बना के देता है कौन सा वाला, बना के ये देता है, लेकिन उत्तर सही है ये वाला, ये उत्तर बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। पूज्य होता है, पूज्य होता है, लेकिन पूजनीय होता है, ठीक, अगर ऐसा लगा है तो। दिए गए सही विकल्प वाले, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। परीक्षा, ये अंग्रेजी माध्यम में जो स्टूडेंट रहते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि आदमी इसको बोलता है ना परीक्षा है आज मेरी, वो सोचता है छुट्टी दी है, जबकि होता क्या है, परीक्षा। परीक्षा, दूसरे की इच्छा पर, परीक्षा यानी दीर्घ स्वर संधि। दिए गए विकल्पों में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ये भी कई बार पूछा है। यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, पिछली बार जो पूछा था सब इंस्पेक्टर में, वो पूछा था कैसा, रचयिता ऐसा करके, तो ये भी ध्यान रखेंगे या और या की कंफ्यूजन के लिए। सही वाक्य का चयन करना है। इसमें जो है सर्वनाम की त्रुटि है। सर्वनाम से संबंधित त्रुटि कैसे है, मैंने कल बंबई जाना है, जबकि होना चाहिए मुझे कल बंबई जाना है। तो इसमें जो सर्वनाम वाले हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता किसकी अशुद्धि है, संज्ञा सर्वनाम के विशेषण क्रिया विशेषण, तो वहां आप बोल सकते थे कि यहाँ जो है सर्वनाम की अशुद्धि है। सही वाक्य का चयन करना है। नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प में सही चयन करना। सूर्य पूर्व पर उगता है, पूर्व पर उगता है क्या, पूर्व दिशा में उगता है, ठीक। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ठीक। पर का मतलब तो आप समझते हो ना, पर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, बहुत बढ़िया। नम्रता भाववाचक संज्ञा, मिठास भाववाचक संज्ञा, शीतलता भाववाचक संज्ञा, सच्चा व्यक्ति, सच्चा आदमी, बैठ गया सेठ संज्ञा के साथ, विशेषण है, क्लियर। पौना का तत्सम रूप बहुत कम लोगों को पता है, ये बात नोट कर लीजिए इस शब्द को। पादोन का मतलब होता है पौना। नंगा का तत्सम रूप है नग्न, ठीक। ये तीनों शब्द इससे रिलेवेंट ही नहीं है। पद्यांश को ध्यानपूर्वक समझिए। रचनाकार का नाम, निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, कबीर दास के दोहे हैं, नोट डाउन कीजिए इसको। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूक दास नाम में ही सेट है ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगली लाइन जिसको पता होगा वो तो मार देगा। स्वयं भव, खुद से जन्म लेने वाला, स्वतः उत्पन्न, वह भाई जो अन्य माता के उदर से उत्पन्न हो। अन्य उदर, अन्योदर, उदर मतलब पेट, जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्र, जन्म लेने वाला, पहले जन्म, आगे जन्म लेने वाला, अग्रज।
ईदगाह कहानी के रचयिता मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं टोटल याद कर लीजिएगा आज। मुंशी प्रेमचंद नहीं, ये जो 4 ऑप्शन है ना, रानी केतकी की कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ, इनकी तो आज छाप लेना है आप मन में। सुर के ईस दीर्घ गुण स्वर संधि, सुर धन ईस, एक तरफ आ और दूसरे तरफ प्रथम अर्धांश का कोई है अगर शब्द तो वहां पे गुण स्वर संधि होती है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, दूसरी तरफ मन हो, अन्य मनस्क, जिसका मन अन्य कहीं लगा हो तो अन्य मनस्क हो जाएगा। इसकी वर्तनी बहुत पूछता है, आप वर्तनी नोट कर लेना। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह गुलाब का फूल है, सस्ते गल्ले की सरकारी, अच्छे सन्यासी है। अच्छा देखिए, पूछा है वाक्य अशुद्ध का, और है क्या वर्तनी अशुद्ध। वर्तनी अशुद्ध है मतलब किसमें शामिल होगा? वाक्य अशुद्ध ही में ही काउंट माना जाता है। तो क्या होगा? मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये उज्जवल की वर्तनी आप बताओ कैसी होती है? अधोलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? वशिष्ठ। ये जो दूसरा ऑप्शन है सश्रौते वाला रहेगा, इसमें ध्यान रखेंगे ये वाला उत्तर, तो ध्यान रखेंगे ये। कौन सा शब्द से पूर्व मादा उपसर्ग? अच्छा, मादा उपसर्ग उसमें लगता है, देखो कोई अगर शब्द है उसको फीमेल जेंडर बनाना है तो पहले मादा लगा दिया जाता है अगर उसका स्त्रीलिंग नहीं होता। जैसे हाथी का हथिनी होता है तो मादा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, गीदड़ का गीदड़नी होता है, शेर का शेरनी होता है, लेकिन खरगोश का मादा खरगोश हो जाता है। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, ये 4 लोग आपको मिले, चारों के बारे में पता करना, यानी 8 लोग हो गए अभी तक। जिसे किसी से लगाव न हो, किसी से भी न लगाव हो। देखिए, अलगाववादी का मतलब होता है जो अलगाववाद में विश्वास करता है, ठीक, खुद रहता हो अलगाव में, ये जरूरी बात नहीं है। अच्छा, निर्लिप्त का मतलब जो कहीं लिप्त नहीं है, किसी से भी लिप्त नहीं है, वो उसका हो जाएगा जिसका किसी से लगाव न हो। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है आशा की ही न गई हो। अ मतलब नहीं, प्रति मतलब जिसके प्रति, आशित का मतलब जिससे आशा की गई हो। तो क्लियर हो गया इस शब्द से, अ मतलब नहीं, किसी के प्रति, आशा की गई, ठीक, तो अप्रत्याशित। संपादकीय का मतलब एडिटोरियल। अब ये सारा जो है ना, ये विनिमय, अर्निंग और इंडोर्समेंट, जो एक्सचेंज का विनिमय, इंडोर्समेंट वगैरह, पृष्ठांकन वगैरह, आप अच्छे से देख लेना इसको। कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? अस्त्र, शस्त्र। अच्छा, एक बात और बता देता हूं आपको, इतना भी हल्के में नहीं लेना है हिंदी में कि आप जो है टाइम ही ना दें इसको, ठीक। ऑफ कोर्स ये डिसाइडिंग नहीं है, 5 सेगमेंट में से ये डिसाइडिंग नहीं है, ये पक्का है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, मार्जिन तो सबका 20-20 ही है। आप अगर हिंदी में 20 में 15 लाते हो और मैथ में 20 में 20 लाते हो तो भी जो है आपका जो टोटल मार्क्स बनेगा वो 35 बनेगा। और यदि हिंदी में 20 में 20 लाते हो, उधर 15 लाते हो ना, तो भी आपके 35 मार्क्स ही रहेंगे। तो ये बात का भी ध्यान में रखेंगे, डिसाइडिंग नहीं है बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? अस्त्र का शस्त्र, शोक का खेद, उपयुक्त का उपर्युक्त, संदेह का मतलब अधिक थोड़ी होता है। अस्त्र शस्त्र विलोम वगैरह एक दूसरे से या संबंधित किसी तरह से हैं एक दूसरे से, लेकिन संदेह जो है शब्द युग्म यहां कैसा दिया है देखिएगा। पूछा है कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, शब्द का जोड़ा कौन सा सही नहीं है। अच्छा, शब्द युग्म का मतलब क्या है पहले यहां समझें। ऐसे शब्द जो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित हों। अब आप बोलिए अस्त्र, फिर आप बोले शस्त्र, तो क्या एक दूसरे से किसी तरह इनका संबंध है? हाँ, संबंध है, एक दूसरे से इस तरह संबंध है कि ये दोनों ही युद्ध करने के काम में आते हैं और दोनों जो हैं एक जोड़ा के रूप में प्रयोग होते हैं। शोक खेद, शोक खेद का मतलब है ये दोनों जोड़ा विलोम का जोड़ा है, किसी न किसी का जोड़ा है, अपना समानार्थी का जोड़ा है, शब्दों का युग्म है ये। उपयुक्त उपर्युक्त, ये जोड़ा जो है समश्रुति भिन्नार्थक, सुनने में एक जैसे किंतु अर्थ में अलग वाला है। लेकिन संदेह और अधिक ये किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा आयोग 1955 बीजी खेर की अध्यक्षता में, दोनों दिमाग में अच्छे से अभी सेट कर दीजिए।
अब आपका एक काम है, राजभाषा अधिनियम 1976 क्या है? आपका काम लिख लो कॉपी पे, मैंने सन बता दिया। ये राजभाषा अधिनियम 1976 क्या था? ठीक, ये राजभाषा एक्ट, राजभाषा जो अधिनियम है, और राजभाषा कमीशन, ये दोनों आप देख लेना। राजभाषा आयोग जो है 1955 बेजी। अनिश्चित जीविका, जिसकी जीविका निश्चित नहीं है, उसको बोला जाता है आकाश वृत्ति। कितना बढ़िया शब्द मैंने आपको दिया यार, मतलब जिसके जीविका उपार्जन के लिए कोई सहारा नहीं है, या कल का कोई भरोसा नहीं है कि वो मतलब कैसे गुजारा चलेगा, उसको बोला जाता है आकाश वृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत, आक्रांत मतलब जिस पर हमला किया गया हो, जो प्रताड़ित किया गया रहा हो। ठीक, तो आक्रामक वगैरह तो आक्रामक रुख भी होता है, आक्रामक जो हमला करता है उसके संबंध में है, तो ये ध्यान रखेंगे। अनाक्रांत शब्द को अच्छे से ध्यान रखेंगे, आक्रांत का विलोम है। जो बहुत धीरे गति से काम कर रहा है, मंथर, ये शब्द अच्छे से याद रखना, तुम बहुत मंथर हो। अच्छा, एक पात्र है मंथरा। मंथरा धीरे धीरे चलने के कारण, थोड़ा सा झुक के और धीरे धीरे चलने के कारण। मंथर का मतलब होता है धीरे धीरे काम करना, जो बहुत धीरे। घर में आदमी बोल दे तुम बहुत मंथर हो, मंथरा मत बोलना आप कभी। उचित अनुचित का ज्ञान, बहुत बढ़िया। ज्ञानी का मतलब जिसको बहुत ज्ञान हो, लेकिन देखिए एक जिसको यह ज्ञान हो कि ये काम करना सही है, ये काम करना गलत है, जिसके पास ये मति है, ये बुद्धि है, उसको बोला जाता है विवेकी। और जिसके पास ये क्षमता नहीं, कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है, वो कहलाता है अविवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, अपने कर्तव्य का निश्चय ही न कर सके कि मुझे क्या करना है, दुविधा में पड़ा है आदमी, डिलिम्मा में पड़ा है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि क्या मैं करूं इस दशा में, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो पर वासो बारो उर्वशी, सुंदर स्त्री एक, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी का मतलब हृदय में बसी, हृदय में बसी। हवे उर्वशी समान, अप्सरा, जो इंद्र के पास उर्वशी वो अप्सरा थी वो। तुम मोहन, तो पर बतौर, तुम पर तो कृष्ण भगवान राधा जी को मना रहे हैं कि तुम पर तो सुंदर स्त्रियां भी वारी वारी जाएं, तुम्हारे सामने वो कुछ नहीं लगती। सुन लो राधिके, जान लो तुम ये बात को, तुम मोहन के उर में बसी हो, तुम कृष्ण के हृदय में बसी हो, उर्वशी अप्सरा के समान हो तुम। जहां एक शब्द की पुनरावृत्ति कई बार होती है और उसका अर्थ हर बार अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। यहां यमक अलंकार, रिपीटेशन जहां होता है वहां यमक अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मंडोला, पूर्ण उपमा अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। पीपल के पत्ते के समान मन जो है वो डोला। उपमान जो है पीपल का पत्ता है, मन जो है उपमेय है। सरिस, सरिस लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे आपको पता भी होगा। सरिस का मतलब होता है के समान, मन डोला मतलब हो गया साधारण धर्म, और सरिस मतलब हो गया वाचक शब्द। तो यहां हो गया पीपर पात सरिस मंडोला में सही उत्तर बन गया अपना उपमा अलंकार के अंतर्गत पूर्ण उपमा। चरण धरत चिंता करत चितवत चारे ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब चरण धरत कवि व्यभिचारी चोर किसको, हालांकि ये पहली वाली लाइन गलत थोड़ा सा टाइपिंग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि पेपर में तो सिर्फ इतना पूछता है सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस वाली लाइन को मैं समझता हूं कि मैं दिया ही नहीं हूं। सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण का 3 अर्थ होता है, कौन कौन सा? अच्छे वर्ण, अच्छे वर्ण मतलब वर्णमाला के अच्छे शब्द। कवि, व्यभिचारी का मतलब एक होता है गोरापन, गौरांग स्त्री, और एक होता है चोर, एक होता है सोना, स्वर्ण। सुवर्ण सुंदर वर्ण, एक होता है सुंदर वर्ण मतलब गौरांग वर्ण, गोरी वर्ण वाली स्त्री।
ठीक। और एक स्वर्ण मतलब सोना। तो एक ही शब्द के जब कई अर्थ निकल जाए, एक ही बार प्रयोग हो और कई अर्थ निकल जाए, तो वहां श्लेष अलंकार। ठीक, श्लेष का मतलब श्लिष्ट यानी चिपका हुआ होता है। तो सुवर्ण को ढूंढत फिरत कौन कौन ढूंढता है? एक तो कवि ढूंढता है अच्छे वर्णमाला को, व्यभिचारी का मतलब रसिक मिजाज के लोग, और चोर का मतलब सोना वाला जो है, सोने को कौन ढूंढता है? चोर। तो इसको भी हम समझ लेंगे। संकर शब्द कौन सा है? आपको अब जो है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये संकर शब्द जो है आपको अब पूरी तरह से ये तत्सम शब्द, संकर का मतलब जो है जो दो शब्दों से मिला के बना हो, हाइब्रिड हो, जिनका छाया में दार लगा दिया। आप देखो ना, सारे एक ही शब्द हैं, एक ही शब्द, जैसे दो शब्दों से मिलके बना है, हाइब्रिड हुआ कि नहीं? दो शब्दों से मिला ना, तो संकर हो गया। कितना आसान था ये इसको पकड़ना। अगले पेपर में भी थोड़ा सा अब हम टफनेस बढ़ाते जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।